सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियोस में, जहां आज हम बात करेंगे कुछ आगामी परीक्षाओं की, जो कि हमें जिसके की मतलब तिथि निर्धारित कर दी गई है, संभावित तिथि, और पूर्ण संभावना है कि उसी तिथि में ये जो भी आगामी परीक्षाएं हैं संपन्न की जा सके। और चूँकि ये आज का वीडियो हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जाकर लग रहा है कि विद्यार्थियों के बीच, मित्रों के बीच एक परीक्षा का माहौल अब जो बन रहा है, ठीक है, तो इस माहौल में कैसे अपने आप को मतलब संतुलित रखा जाए, किस एग्ज़ाम को आपकी प्रिपरेशन किया जाए, और यदि आप एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो मतलब कैसे आप आगे मूव अपना लें, ठीक है। तो इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय जाए करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज हम अपकमिंग एग्जाम्स पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो अभी जो सबसे मोस्ट हाईलाइटेड एग्जाम्स है, उसमें से एक एग्जाम्स है डैट इज़ आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी जो कि अपने आप पे काफ़ी बहुप्रतीक्षित एग्जाम्स है ना। दूसरा है आपका जेपीएससी, जो कि 2-3 दिन पहले ही इसका जो तिथि निर्धारित किया गया है, यानी लग रहा है कि जेपीएससी के अंदर अब कार्य जो हो रहा है उसका जो रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि उसका जो 11वीं 13वीं जो जेपीएससी उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, कब तक घोषित होता है, सीडीपी का रिजल्ट कब तक घोषित होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बहुप्रतीक्षित है। उसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा जो बीएसएससी का जो 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है, उसकी भी तिथि की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। और जेपीएससी के अंदर आपके 2 एग्जाम्स है, 2 डेट पर हैं, ठीक है। और देखिए इनका जो डेट्स है, एक तो 2 जनवरी, जस्ट ए सेकेंड, एक तो जैसे आरआरबी एनटीपीसी में हमें 2 एग्जाम्स देने हैं, एक तो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं और दूसरा 10+2 लेवल का, ठीक है। और ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जो कि पहले संभावित है, हालांकि इस चीज़ पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये जो तिथि जो देखिए मतलब जो नेट पर सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, 2 जून और 22 जून एंड 28 जून से 21 जुलाई वाली, ये कहीं ना कहीं ये इंटरनल उनका लेटर है, लेकिन जो पब्लिकली उन्होंने भी नहीं किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसी चीज़ को मान के चलते हैं ताकि हमारी तैयारी में जो एक जो धीमापन है उसको गति मिल जाए, पैनापन मिल जाए, हम और एग्रेसिवली तैयारी कर सके। क्योंकि इतना तो डैम श्योर है कि आरआरबी एनटीपीसी चूंकि ये केंद्र सरकार की नौकरी है, तो ये तो सुनिश्चित है कि ये मतलब एकदम तिथि पे, जब भी तिथि इसके डिसाइडेड होगी, ये एग्जाम्स अपना करवा कर निकल जाएगी। दूसरा एग्जाम है जो कि राज्य स्तर पर जो एक गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि झारखंड में पहली बार इस तरह के एग्जाम्स का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, यानी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स और असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट का, जिसमें से जो एक एग्जाम है जो कि 15 जून को संभावित है और दूसरा एग्जाम आपके 29 जून को संभावित है। 15 जून वाले एग्जाम्स में जो आप 78 सीट्स के लिए फाइट करेंगे, एंड सेकेंड वन में लगभग मुझे लगता है 160 के आसपास ऐसे कुछ सीटें हैं, मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो डैट इज़ नॉट ए वेरी बिग मैटर फॉर द राइट नाउ। आगे देखते हैं बीएसएससी का एग्जाम्स। ये एकदम काफ़ी मास लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें कि 11,000 से ऊपर आपके वैकेंसीज हैं। और चूंकि बिहार सरकार में इस साल चुनाव भी आने, तो पूरी तरह से चुनावी मोड में है, ठीक है, हमारे सरकार की जैसी नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर कुछ और ही योजनाओं में आपका सब कुछ मतलब ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो ये चलिए कम से कम बिहार सरकार में युवाओं के लिए कम से कम एक सकारात्मक है। यदि आपको यहाँ पे आप यदि चाहते हैं कि कम से कम आपको अदत एक नौकरी पहले मिल जाए, ठीक है, आप सरकारी मतलब बाबू बन जाए, तो आप बीएसएससी को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि 11,000 वैकेंसी काफ़ी होती है। यदि ये 10 गुना भी ये पीटी के लिए क्वालिफाई करवाएगी, यानी कम से कम आपको 1 लाख से 1.25 लाख तो आपके स्टूडेंट तो पीटी लेवल पे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड मूव आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि हर एक एग्जाम्स का जो पैटर्न क्या क्या है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, चूँकि जेपीएससी जो एग्ज़ाम है, ये अपने आप में काफ़ी न्यूली पैटर्न है। हालांकि पीटी लेवल ऑलमोस्ट सबका इक्वल है, कुछ सब्जेक्ट प्लस माइनस जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेंस लेवल पर यदि आपको जाना है तो डेफिनेटली जेपीएससी विल बी लिटिल बिट टफ हो जाएगा। यदि जो भी आज तक विद्यार्थी सिर्फ वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे हैं, और एक बात श्योर रहिए
कि यदि इसने अभी मुश्किल से आपको 50 दिनों का टाइम दिया है जेपीएससी ने, तो मुझे अब उम्मीद नहीं लगती है कि ये मेंस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम देगा। ठीक है, और उस दौरान ऑप्शनल सब्जेक्ट का तैयारी करना अपने आप में काफ़ी बड़ी एक चैलेंजिंग हो सकती है। हालांकि उसमें भी आप वन ऑप्शनल जो वाले एग्ज़ाम है जो कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का है, इसकी तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से आपको खैर इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि कितने एग्जाम्स को आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। दूसरा आरआरबी एनटीपीसी, देखिए इसमें आपके दो लेवल्स होंगे, एक तो सीबीटी 1, ठीक है, एक सीबीटी 2, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा आपका डीवी बनता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होता है। ठीक है, तो फिलहाल सीबीटी हमें तैयारी ऐसी करनी है कि हम सीबीटी 2 को टारगेट करें, क्योंकि आपका सिलेबस यहाँ पर तो चेंज होने जाने वाला नहीं है। फ़र्क आपका सिर्फ इतना होगा कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे, यहाँ 100 से यहाँ 120 हो जा रहा है, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आपके अंदर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का जो स्तर होता है वो बदल जाता है। हालांकि ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना है कि चाहे 12वीं स्तर का एग्जाम हो, दैट इज अंडर ग्रेजुएट वाला, अंडर ग्रेजुएट जो कि 10+2 लेवल पर होने जा रहा है, और दूसरा या ग्रेजुएट लेवल पर जो एग्जाम्स है, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम ही है। हाँ, लेकिन नंबर क्वेश्चंस के लेवल में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो एनटीपीसी के लिए जो सबसे जो सटीक जो एक रणनीति होती है, पहले आप सिलेबस को देखिए। दूसरा पीवाईक्यू ट्रेंड, उसमें भी जो 2019 के जो एनटीपीसी में जो एग्जाम्स में जो आपके सवाल जो पूछे गए हैं, उसका जो टीसीएस का जो कंपाइलेशन है, उसको तो आपको गो थ्रू करना ही करना है। एक हैंड में आपको वो होना चाहिए, दूसरे हैंड में आपको जो भी अपना एडिशनल करते चलना है। ठीक है, और मैं तो बोलूँगा कि इस पीवाईक्यू ट्रेंड को कम से कम आप 2 टाइम्स तो जरूर आप उसको मतलब बना लीजिए। दूसरा आपका स्ट्रेटजी कैसा होता है, और देखिए कभी भी एक यूनिवर्सल स्ट्रेटजी भले हो सकता है, लेकिन आप उसमें अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ अच्छा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जो एकदम न्यूली बिगिनर है, उनके लिए तो चलिए एक तरह की स्ट्रेटजी काम कर भी जाए, लेकिन जो पहले से पढ़े आ चुके हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम को मिस कर रहे हैं, कि ऑलरेडी उनका एक अच्छा मतलब मूवमेंट बना हुआ है, कोई उनका प्लस माइनस उन्हें पता है, तो डेफिनेटली वो अपना स्ट्रेटजी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे हम सिलेबस की बात करें, इसमें जो आपका हम चूंकि अभी हम सीबीटी 1 की ही बात करेंगे, आपको मैथ्स 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग 30 एंड जीएस 40। जीएस बोले तो ये जनरल स्टडीज है, और इसमें भी आपको पता है कि इसमें भी साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा, और उसमें भी बायो का वेटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो आपको इस तरह से मूव करना है। दूसरा मैंने आपको बोला कि टीसीएस का आप पीवाईक्यू जरूर बना लीजिए। इवन सर्वप्रथम तो आपको 2019 में जो एनटीपीसी जो हुई है, 2019 वाले एनटीपीसी का एग्जाम्स जो हुआ है, हालांकि वो 2021 में हुआ था, वो अलग बात है। ठीक है, उसको पहले सॉल्व करिए। उसके अलावा जितने भी उसके बाद जितने भी आरआरबी ने एग्जाम्स लिए हैं, चाहे वो एएलपी के हों, ठीक है, टेक्नीशियन के हों, इन सबको आपको सॉल्व कर लेना है। और इसको तो एनटीपीसी वाले को तो कम से कम आपको 2 बार तो सॉल्व करना ही करना है। इतना तो आपको मतलब ये आपका स्ट्रेटजी का एक यूनिवर्सल पार्ट है। दूसरा आप यहाँ पे चूंकि आप सिलेबस भी आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, मैथ्स हो गया, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट है, ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, और इसमें आपको 90 मिनट का जो समय मिलेगा, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ये भी काफ़ी टफ बना देता है अब रेलवे एग्जाम्स को। ठीक है, यानी हर 3 सवाल गलत होने पर आपके 1 अंक कट जाएंगे। चूँकि इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, वो 2019 के तुलनात्मक में काफ़ी कम है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कि आरआरबी अभी कोई ना कोई एग्जाम्स ले ही रही है, तो जिसके कारण जो भी आरआरबी को एग्जाम्स फोकस कर रहे होंगे, वो तो ऑलरेडी गुड टच में होंगे। ठीक है, रेगुलर एग्जाम्स अभी हो ही रहे हैं। 2019 में ये सीन नहीं था। ठीक है, उसमें कोविड भी आ चुका था। दूसरा और एक चीज़ है कि एसएससी का जो अभी हालिया जो एग्जाम्स हुआ, खासकर पीटी इवेंट जो मेंस का भी जो मेरिट लिस्ट आया है, मतलब कट ऑफ इज एट द 7th स्काई। ठीक है, 7वें आसमान पर है। तो उससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि इस बार जो आपका जो एनटीपीसी होगा, डैट इज टफेस्ट, मतलब
वन ऑफ द टफेस्ट होगा, मतलब अब तक का तो टफेस्ट एग्जाम होने जाने वाला है। कुछ अपवाद डेफिनेटली एक्सेप्शंस हो सकते हैं। सो आपको प्रिपेयर एकदम अपने मोर देन 100% आपको देने का प्रयास करना है, ये बात आपको ख्याल रखना है। ये तो हो गया। दूसरा बात है ये जेपीएससी का एग्ज़ाम, क्योंकि जेपीएससी एक अपना एक रुतबे वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये देखिए जो ये वन पदाधिकारी हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो गए या असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो गए, इनका बहुत अच्छा है और इनकी जो सुख सुविधाएं हैं वो भी काफ़ी लाजवाब है। मतलब दिस इज लाइक ए किंग, मतलब किंग टाइप ये जॉब है आपके लिए, ठीक है। इसमें सिविलियंस के साथ आपको किसी प्रकार का उलझाव ही नहीं है। आप भले आपका उतना मतलब प्रेजेंस नहीं मौजूदगी हो सिविलियन के बीच में, लेकिन ये भी एक गुड पार्ट है इसका। तो इसका जो ये है कि पहले तो पीटी आयोजित होगा, दूसरा मेंस होगा, ठीक है, और ये काफ़ी चरणों में ये एग्जाम होगा। दूसरा पीटी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होंगे और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात देखिए, जेपीएससी में आप किस चीज़ को ट्रेंड फॉलो करिएगा। जेपीएससी में आप प्रयास ये करिए, जेपीएससी में आपको फॉलो करना है अब तक के जेपीएससी के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं। और देखिए जब भी फॉलो करिए कोशिश करिए कि रिसेंट टू बैक चाहिए, ठीक है। मतलब रिसेंट ईयर जो भी एकदम जस्ट लेटेस्ट में हुआ है वहाँ से आप पीछे जाइए। तो अभी हालिया में क्या हुआ, 11 11th to 13th जेपीएससी आयोजन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका सीडीपीओ भी होगा, तो पहले सीडीपीओ को देख सकते हैं या फिर जेपीएससी को भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर 7वीं से 10वीं जेपीएससी को देखिए, ठीक है। इस तरह आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। अब इन दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल आपको पता है। मुख्य लिखित परीक्षा में एक अंतर यहाँ पे ये आ जाएगा कि एसीएफ में आपको 2 ऑप्शनल्स चुनने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरह के एग्जाम आज तक अभी झारखंड में नहीं हुए हैं, तो ये एक पूरी तरह से न्यूली पैटर्न है। दूसरा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आपको सिर्फ ओनली 1 ऑप्शनल चुनने हैं। हालांकि नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो ऑप्शंस है वो दोनों में ही आपको सेम है। आपको जो अपने हिसाब से बढ़िया लगे, आपको जो लगे आप कर सकते हो, आप चुन सकते हो, दैट इज अनदर मैटर, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के हम लोग सिलेबस के मतलब देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भारतीय आप देखिएगा 1 to 7 में यदि आप गौर करिएगा तो आपको दोनों में आपको सिमिलरिटीज ही नजर आएगी, ठीक है। एक अंतर बस यहाँ पे रह जाता है कि भारत एवं विश्व भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में यहाँ पे 15 सवाल हैं, तो वहाँ पर ये 20 सवाल यानी +5 हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपका झारखंड भी सेम है। तीसरा अंतर आता है सामान्य विज्ञान में जहाँ यहाँ 25 सवाल थे और यहाँ पे ये -5 हो जाते हैं, ठीक है। बस अंतर यही है, यानी इससे आपके इसके जो पीटी वाली तैयारी है उसमें तो कहीं पर अंतर नहीं पड़ने जाने वाला है, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आपका मेंस का भी तैयारी होगा उसमें भी आपका मतलब एक ऑप्शनल ही आपको ऐड करना पड़ेगा यदि आप ये एसीएफ एग्जाम्स को भी क्वालिफाई करते हैं। एक्सेप्ट दिस थिंग्स, आपका वहाँ पे भी चीज़ें तैयारी आपकी सेम ही रहने वाली है। तो फिलहाल हम पीटी की ही बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमको मैटर करने की आवश्यकता नहीं है कि 5 सवाल इसमें कम है या 5 सवाल ज़्यादा हैं। हमें सेक्शंस को फॉलो करना है, लाइक दैट जिसमें इंडियन, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और चूंकि इसमें भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख चुका है, इसका मतलब ये है कि इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, यानी ये मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा है। मॉडर्न यानी आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास की बात कर रहा है, तो यानी उसका वेटेज मान के चलिए 50% तो जरूर देखने को मिल सकता है। भारत एवं विश्व भूगोल, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था, झारखंड का इतिहास, इसमें भी इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया और कल्चर हो गया, राज्य, देश एंड विश्व के प्रमुख समसामयिक घटना, ये तो आपका करंट अफेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स हम कहाँ से फॉलो करें, मतलब कितने साल तक का फॉलो करें, तो देखिए किसी भी एग्जाम के लिए जो आइडियली जो होता है वो तो 6 ईयर से 1 ईयर तक का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट मतलब पार्टिकुलरली एग्जाम के
नोटिफिकेशन के समय या तैयारी के मतलब पार्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के दौरान जब यू करते हैं तो उनको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। आप रिसेंट से आप पीछे चलते जाइए, ठीक है, लास्ट महीना, उसके बाद पिछले महीना डैश डैश करके 6 मंथ से आप शुरुआत करिए। कम से कम 6 मंथ में तो आपका बिल्कुल कमांड होना चाहिए, और 6 मंथ से आप 1 साल जा सकते हैं। अब मान लीजिए जो रेगुलर करंट अफेयर के टच में है, वो उनके लिए तो फिर लिमिटेशंस ही नहीं है, वो फिर उसमें भी 1 साल और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो जेपीएससी का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसमें ये देखने को भी मिला है कि ये 2 साल 3 साल तक भी पीछे चल जाती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ठीक है। यदि आपने नहीं पहले से पढ़ रखा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आप उसमें इनपुट दीजिएगा उस हिसाब से आपको आउटपुट शायद ना मिले, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और सामान्य विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान 25 नंबर, जनरल साइंस हो गया, तो ये तो हो गया हमारा जेपीएससी का। अब अगला जो हमारा सिलेबस है दैट इज बीएसएससी, ठीक है, जो कि 11,000 वाली वैकेंसी है। मतलब काफ़ी ज़्यादा संभावना है, यदि आपको सिर्फ नौकरी लेनी है तो आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। देखिए इसमें तो जनरल अवेयरनेस, इसमें जो पीटी और मेंस स्तर पर ये एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है। जनरल सामान्य अध्ययन, मैथ्स और जनरल साइंस आपका कंबाइंड पूछेगा। ये आपका मान के चल सकते हैं कि ये 25-25 के मतलब स्लॉट में रहेगा। एक आपका हो गया रीजनिंग, रीजनिंग का वेटेज देखिए काफ़ी ज़्यादा है, 50 नंबर। तो आप एक हिसाब से देखिए आप इसमें आसानी से फाइट कर सकते हैं। इवन यदि कोई स्टूडेंट आज भी तैयारी कर रहा है, आज भी तैयारी करना शुरू करता है इस एग्ज़ाम की, तो डैम श्योर रहिए कि आपका पीटी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होने जाने वाला है, एकदम डैम श्योर रहिए, ठीक है। PT2 में ये चीज़ें बदल जाएंगी, वहाँ पे आपका हिंदी लैंग्वेज रहेगा, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, बाकी पैटर्न वही रहेंगे आपके, ठीक है। और एक सवाल यहाँ पे 4 अंकों का बनता है, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 4 पे 1 है, ठीक है। NTPC में आपका 3 पर 1 था। और ये जो हमारा जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है, ये तो खैर अभी तक इसने निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं करा है पीटी लेवल पे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये बात हो गई। अब आप देखिए, अब हमारे सामने ये दुविधा उत्पन्न होती है कि अब हम किस एग्ज़ाम्स को लेकर आगे बढ़ें। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, उसके दोनों लेवल, और बीएसएससी के ये 10+2 वाला जो वैकेंसी है, इन दोनों को आप एक साथ आप आंख मूंद कर तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है, नथिंग टू वरी। थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है पीटी लेवल पर, वो होगी आपको जेपीएससी के साथ, क्योंकि जेपीएससी में रीजनिंग एंड मैथ्स, इन दोनों से इसका कोई भी संबंध नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि रीजनिंग और मैथ्स को जो समय देना है वो आपका जेपीएससी में बच जाएगा, जिसके कारण सिर्फ ओनली जीएस पर आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ओनली जीएस पर फोकस करिएगा तो फिर आप हो सकता है कि आरआरबी, एनटीपीसी और बीएसएससी 10+2 पे ये नहीं कर पाए। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपको जेपीएससी आपका कहीं दूर दूर तक नहीं करना है कि आप जान रहे हैं कि नहीं भैया मेंस में फिर पैटर्न ऐसा हो जाएगा, सब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है, आप सिर्फ पूरी तरह से, आप एक होता है ना, आप पूरी तरह शुद्ध वनडे प्लेयर है, एक स्टूडेंट है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप चुपचाप एनटीपीसी और बीएसएससी को फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको जनरल स्टडीज़, मैथ्स और रीजनिंग ये तो आपको आने ही आने हैं। जेपीएससी वाले उन लोगों के लिए है जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जिन्होंने पहले सब्जेक्टिव में उनका रुझान रहा है, ठीक है, और उन्होंने ऑप्शनल तैयारी कर रखा है, कभी पढ़ा है अपने सब्जेक्ट को अच्छे से, ठीक है। तो वो यहाँ पर यदि आपको लगता है कि आप शुरुआती लेवल पर टाइम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अनुभव में तो मैं यही समझता हूँ कि जेपीएससी को आप गिव अप कर सकते हो यदि आपके सामने ये 2 बड़े बड़े एग्जाम्स हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें आपका ज़्यादा संभावना, क्योंकि जेपीएससी में क्या होगा कि इसमें जो पीटी लेवल पर तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि सीट काफ़ी कम है, और उसके 10 इंटू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हार्डली 700-800 स्टूडेंट्स एक में, दूसरे में लगभग 2000, यानी
2500 से 3000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द झारखंड क्वालिफाई करेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है, चूंकि ये लिमिटेड सब्जेक्ट स्ट्रीम्स वालों लोग के लिए एग्जाम्स हुआ था, ठीक है, साइंस वाले लोग के लिए, तो इसका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, फॉर्म है, वो भी काफ़ी कम गिरा है। और इस चूंकि ये सिर्फ रांची में आयोजन होगा, तो इससे भी पता चलता है कि यानी स्टूडेंट काफ़ी कम गिरे हैं। उसमें भी कुछ ऐसे फॉर्म्स होंगे जो रिजेक्ट होंगे, उसमें भी कुछ ऐसे फॉर्म होंगे जो एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक पहलू है। लेकिन हाँ, इसका मेंस पूरी तरह से फुली चैलेंजिंग है। और इतना जान लीजिए, यदि इसका मेंस होगा तो उस दौरान आपका एनटीपीसी का भी मेंस होने की संभावना बन जाएगी, ठीक है। आप पीटी लेवल पर हो भी सकता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, वेरी गुड स्टूडेंट है, तो आप पीटी आप हो सकता है तीनों एग्जाम्स क्वालिफाई कर जाए। लेकिन फिर सब्जेक्टिव की जब बात आएगी तो इसमें वही स्टूडेंट एज ले पाएंगे जो पहले से कुछ नो हाउ जानते हैं या फिर जिन्हें एक ही चीज़ करना है। तो ये अब आपके सामने, ये मैंने पूरा जो खाका है, पूरी जो जानकारी आपको मैंने दी है, अब आप डिसाइड करना है कि आपको अभी क्या करना है। और जहाँ तक बात करें हमारे इस चैनल पर, फिलहाल हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज, तो इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि बायोलॉजी हम सिर्फ एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहे हैं या बीएसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसके स्टैंडर्ड एग्जाम्स को आप फॉलो करिए। इससे होगा क्या कि उसके सबऑर्डिनेट एग्जाम्स, ठीक है, वो आपके आसानी से निकल जाएंगे, मतलब उस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर लीजिएगा। तो एनटीपीसी में अभी हम बायोलॉजी कर रहे हैं, बायोलॉजी का वेटेज आप देख सकते हैं। साइंस में भी यहाँ पर है, सामान्य विज्ञान यहाँ पर आपका जेपीएससी का भी कवर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर भी आपके 25 सवाल बनेंगे, ये भी कवर हो जाएंगे। तो आप अभी बेसिकली आराम से आप बायोलॉजी को ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर रीजनिंग और मैथ के लिए क्या करें, ठीक है। ये काफ़ी एक सवाल है। देखिए, मैथ्स के लिए भी आप वही टेक्निक अपनाइएगा, ठीक है। इवन आप बीएसएससी के लिए भी कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करिए कि एसएससी एग्जाम्स के कम से कम पीवाईक्यू तो जरूर लगवा लीजिए, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। टीसीएस ने इसका एग्जाम्स कंडक्ट करा है। और उसके बाद जहाँ पर भी आपको कमी लगे, आप उस चैप्टर को पढ़िए, उस चैप्टर से सवाल बनाइए। आपके बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं सेंट्रल लेवल के, जो कि आपको मतलब अच्छा, मतलब और ज़रूरी नहीं कि कोर्स लेने की आवश्यकता है, ठीक है। इवन उन्होंने फ्री में भी इतना करवा के रखा है ना, यदि आपने उस क्लास को एक बार अपना मगअप कर लिया, उसका दूसरे बार फिर से उसको रिवीजन कर लिया, 2 बार में आपको बहुत मतलब कुछ मिल जाने वाला है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पर उनका जो सेट्स भी वो डालते हैं, ठीक है। और उनका टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपने जो चैप्टर बनाया उससे जुड़े जो भी सवाल जो भी वो देंगे, वो आप उसको सॉल्व करिए। इसमें भी वही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पीवाईक्यू को देखिए, ठीक है। पीवाईक्यू बोले तो पीवाईक्यू इज़ ए मस्ट, मतलब ये इस लाइक ए मतलब मेडिसिन है ये आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और पीआईक्यू ऐसा नहीं है कि बीएसएससी का कुछ हमारा अलग भी पीआईक्यू यदि आपके शहर में है तो आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड पीआईक्यू मान लीजिए, जब रेलवे या एसएससी को फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बीएसएससी के पीआईक्यू आप बनाइएगा तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा, मतलब वो बनना ही बनना है। कुछ क्वेश्चन अपवाद जरूर हो सकते हैं, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है। बाकी हम चूंकि अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी चूंकि मैं आपको यहाँ मैं क्लास दे रहा हूँ, आप एक अपने स्तर पर जरूर कोशिश करिए कि इसमें भी पीआईक्यू आप जो भी चैप्टर को मैंने मगअप किया, जो भी चैप्टर को मैंने अपने प्रस्तुत करा, उससे संबंधित पीआईक्यू आप मतलब आपके पास जो भी बुक है, ठीक है। और बुक तो बहुत सारे हैं, उनका प्रेजेंटेशन आप पर निर्भर करता है कि आपको किसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। आप उस चीज़ को एक बार देख लीजिए। बीएसएससी वाले भी कर सकते हैं, बीएसएससी का भी जो पीआईक्यू है उस चैप्टर से संबंधित आप उसको देख सकते हैं। आप किरण की बुक उठा सकते हैं, ठीक है, पीआईक्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ। पिनेकल इज़ ए वेरी गुड, इसका रिप्रेजेंटेशन है। हाल में वाईसीटी नामक पब्लिकेशन भी है, मतलब इन तीनों में से जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी एक अपना आप क्या बोलते हैं उसको, एक टेक्स्ट बुक भी आप रख सकते हैं यदि आपको मन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप अरिहंत,
अप रख सकते हो, ठीक है, अरिहंत रख सकते हो, या फिर क्राउन रख सकते हो, या फिर लूसेंट रख सकते हो। हालांकि मेरी पूरी प्रयास है कि आपको बुक की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और चूंकि जो रिसेंट पीवाईक्यूज जो है, ठीक है, एसएससी रेलवे के, वो भी मैंने इंक्लूड करा है, लेकिन फिर भी ये पीवाईक्यू तो आपको खुद से भी एक सेट के रूप में चैप्टर वाइज तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये क्लास, जहाँ पे हमने पूरी आपको जानकारी दी है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसमें बहुत ज़्यादा डिलेमा नहीं होगी। फिर भी आपको कहीं पर कुछ संदेह है, कुछ दुविधा है मन में, तो आप हमें बेशक आप हमसे संपर्क करिए, कमेंट डाउन करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस दुविधा को मतलब त्वरित उसका निवारण किया जा सके, ठीक है। तब तक के लिए राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहें और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।